टू आर्यन। आज हम पढ़ने वाले हैं वंशागति की आणविक आधार, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से अणु ऐसे हैं जो वंशागति में सहायता करते हैं। तो जनन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन की जीवों का एक प्रमुख लक्षण है और इसके द्वारा जो है जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं जो उनके जैसी ही होती है लक्षणों में, जिससे उनका वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आद्य एवं कोशिकीय जीवों में जनन कोशिकीय स्तर पर भी होता है, जिसमें कोशिकाएं विभाजित होकर संतति कोशिकाएं बनती हैं। जीवों में लक्षणों में के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने को आनुवांशिकता या वंशागति, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस कहते हैं। वंशागत होने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भी होते हैं और कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं, या आनुवांशिक विशेषक, हेरिडिटरी ट्रेट्स कहते हैं। वंशागति तथा आनुवांशिकी की मूल रचना पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जीवों के विभिन्न लक्षण बाह्य एवं आंतरिक उनके जननिक पदार्थों में स्थित सूचनाओं के ही परिणाम है। ये सूचनाएं डीएनए में जीन के रूप में स्थित रहती है। डीएनए के खंड को हम क्या बोल रहे हैं? जीन कहते हैं। विभिन्न जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी इन सूचनाओं का स्थानांतरण युग्मकों के रूप में होता है। किसके रूप में? युग्मक मतलब हमारे गैमेट्स के रूप में होता रहता है। नवीन संततियों में पहुंचने के उपरांत इन जीन्स के प्रकटीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब ये नई संतति में पहुंचते हैं, जीन्स की सूचनाओं के प्रकटीकरण से ही भिन्न भिन्न लक्षणों की उत्पन्नता होती है और इन्हीं जीनीय सूचनाओं के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में भी महत्व होता है। जैसे जीन्स के प्रकटीकरण से संबंधित सूचनाओं के स्थानांतरण एवं उनके नियमन, रेगुलेशन के द्वारा होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण आवश्यक होता है। अगर हम बात करते हैं जननिक सूचनाओं का डीएनए से आरएनए में स्थानांतरण एवं आरएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया के बाद विभिन्न लक्षण निर्मित होते हैं। जीन प्रकटन का नियमन विभिन्न स्तरों पर होता है तथा जैविक क्रियाओं में पारस्परिक संबंध बनाए रखने के लिए यह नियमन अति आवश्यक होता है। आनुवांशिक पदार्थ की खोज का संक्षिप्त इतिहास। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने करी और कैसे हुई। आनुवांशिक पदार्थ की गुणसूत्रों पर उपस्थिति। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और इन्होंने कैसा कोशिका देखी थी? मृत कोशिका इन्होंने सबसे पहले देखी थी। और सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सुकेंद्रीय कोशिकाओं की, या हम बोल सकते हैं केंद्रक की उपस्थिति के विषय में बताया था। नागेली द्वारा पादप कोशिकाओं में के केंद्रक में देखी गई दंडवत रचनाओं को वॉल्डेयर 1888 ने गुणसूत्र का नाम दिया। सर्वप्रथम फ्लेमिंग 1882 ने कोशिका के केंद्रक में यह देखा कि संतति कोशिकाओं में बराबर मात्रा में वितरण हेतु गुणसूत्र लंबाई में 2 अर्ध भागों में विभाजित रहता है। वॉन बेनिडेन 1887 ने यह स्पष्ट किया कि सभी रैखिक कोशिकाओं में दंडवत संरचनाओं गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। युग्मक कोशिकाओं गैमेट सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अतः स्पष्ट होता है कि आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों पर पाया जाता है। दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल की खोज। अल्टमैन 1889 ने केंद्रकीय पदार्थ से प्रोटीन्स को पृथक करने के बाद शेष बचे फास्फोरस युक्त पदार्थ को अम्लीय होने के कारण न्यूक्लिक अम्ल कहा था, क्योंकि ये न्यूक्लियस या केंद्रक में पाया गया था। दूसरे कौसेल 1893 ने न्यूक्लिक अम्लों के विखंडन से 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड व कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त की। उन्होंने ये देखा कि थाइमस ग्रंथि की कोशिकाओं से प्राप्त केंद्रकीय पदार्थ में मुख्यतया 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं जो निम्नवत है। पहला है प्यूरीन क्षारक, प्यूरीन बेसिस, एडेनिन व ग्वानिन जिसमें आ जाते हैं। दूसरे हैं पिरिमिडीन बेसिस क्षारक जिनमें आपके साइटोसिन व थाइमिन आ जाते हैं। उन्हें ईस्ट कोशिकाओं से प्राप्त केंद्रकीय पदार्थ में थाइमिन के स्थान पर क्या मिला? यूरेसिल क्षारक मिला। यूरेसिल क्षारक जो है वो उन्हें ईस्ट के केंद्रक में मिला। उन्हें इन खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार 1910 से सम्मानित किया गया। देन सन 1909 में लेविन ने यह प्रमाणित किया कि यीस्ट कोशिकाओं में डीऑक्सीराइबोज के स्थान पर राइबोज शर्करा पाई जाती है। मतलब डीऑक्सीराइबोज शक्कर की जगह राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसके 20 वर्ष पश्चात सन 1929 में इन्होंने बताया कि केंद्र के न्यूक्लिक अम्ल में ऑक्सीजन का एक परमाणु कम होता है, इससे डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। OH की जगह यहाँ पर सिर्फ H होता है आपकी डीऑक्सीराइबोज, जिससे आपका डीएनए बनता है। अतः स्पष्ट है कि न्यूक्लिक अम्ल से 2 प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए जिसे हम बोलते हैं, व दूसरा है राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम आरएनए बोलते हैं। डीएनए मुख्यतया केंद्रक न्यूक्लियस में होता है तथा आरएनए मुख्यतया कोशिका द्रव्य में होता है। आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति। आनुवांशिक पदार्थ वह तत्व है जो विशेषकों ट्रेट्स की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति को नियंत्रित करते हैं।
अगर हम यह पदार्थ की बात करें, इस डीएनए की बात करें, तो आनुवंशिक लक्षणों की संकेत सूचनाओं, कोडेड इंफॉर्मेशन को संचित रखता है तथा संतति पीढ़ी के जीवों में स्थानांतरित करता है। ये संतति जीव इन लक्षणों को विकसित करते हैं, इन गुणों को विकसित करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ की विशेषताएं क्या क्या है भाई? जो आनुवंशिक पदार्थ है वो सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है, भले वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। आनुवंशिक सूचनाएं, आनुवंशिक पदार्थ व जीन्स में कूट के रूप में, कोड के रूप में उपस्थित होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। एक जीव की समस्त कायिक कोशिकाओं में इसकी गुणवत्ता, क्वालिटी व परिमाण, क्वांटिटी समान होती है। मतलब एक जीव की जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में एक समान होगा, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में, मात्रा में भी। यह भौतिक व रासायनिक रूप से स्थिर होता है। इसमें अपने प्रभाव को मेंडेलियन लक्षणों के रूप में प्रकट करने की क्षमता भी होती है। आनुवंशिक पदार्थ का प्रकटन जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार होता है, जो भ्रूण के विकास, तरुणावस्था, परिपक्व अवस्था, लैंगिक परिपक्वता व वृद्धावस्था को नियंत्रित कर सके। जीन्स या आनुवंशिक पदार्थ की विभेदित कार्य हेतु कोई आंतरिक नियंत्रण तंत्र होता है, ताकि किसी जीव के विभिन्न अंग विशिष्ट आकार के हों व विशिष्ट कार्य संपन्न कर सके। इसमें समय समय पर कुछ स्थायी व वंशागत उत्परिवर्तन होते रहते हैं, जो उद्विकास, एवोल्यूशन व अनुकूलन हेतु आवश्यक होते हैं। कुछ समय समय पर परिवर्तन भी होने आवश्यक हैं। आनुवंशिक पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति। जैविक तत्व जैव रसायनों का बना होता है, ये जैविक तत्व है एक, अतः आनुवंशिक पदार्थ भी जैव रसायन होता है। एक जीव का आनुवंशिक पदार्थ हजारों जीन्स का बना होता है, हजारों जीन्स होते हैं उसमें, एक आध जीन नहीं, हजारों जीन। अतः एक जैव रसायन के आनुवंशिक पदार्थ होने के लिए उसमें उच्च कोटि की विविधता आवश्यक होती है, डाइवर्सिटी। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए में गुणन या प्रतिकरण, रेप्लिकेशन, अपनी ही द्विगुणन करने की क्षमता पाई जाती है। इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जो विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित होकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। अधिकांश जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उपलब्ध है, इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध भी किया जा चुका है। कुछ जीव जैसे विषाणु हो गए, हमारे वायरसेस आदि में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी मिलता है। अनुलेखन के दौरान डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। यह निर्देशों का आनुवंशिक कूटों, जेनेटिक कोड के रूप में वहन करता है, जो अनुवादन, ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम का निर्धारण करते हैं। इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाण। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पक्ष में कौन कौन से हैं और अप्रत्यक्ष प्रमाण कौन से हैं। तो प्रत्येक कोशिका में उपस्थित केंद्रक उसकी आकारिकी, कार्यकी तथा आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है, और यह प्रमाणित किया जा चुका है कि केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है। न्यूक्लियस में डीएनए में प्रतिकृतिकरण मतलब रेप्लिकेशन, अपने ही द्विगुणन की क्षमता होती है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन से पहले होता है और संतति कोशिकाओं में बराबर बढ़ता है। एस फेज, कोशिका विभाजन की जो एस फेज होती है, वहां पर डीएनए का द्विगुणन होता है। उपापचयी आवश्यकताओं के अनुसार डीएनए खंड सक्रिय व या निष्क्रिय हो सकते हैं। डीएनए अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन व अनुवादन, जो 2 मुख्य हमारे प्रक्रिया हैं, द्वारा कोशिका के आकार व कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। न्यूक्लियोटाइड के प्रकार, उनके क्रम व लंबाई के कारण डीएनए अनेक विभिन्नताएं दर्शाते हैं। डीएनए में पुनर्निर्माण क्रिया, रिपेयर प्रोसेस भी होता है। अगर कहीं से टूट फूट हो गई है तो वापस से पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है। डीएनए में विकास हेतु एक अंतर्निहित जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। एक जीव की सभी कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा समान होती है। यह मात्रा कोशिका विभाजन की इंटरफेज, एस प्रावस्था के दौरान द्विगुणित हो जाती है और अर्धसूत्रण, मियोटिक डिवीजन के दौरान इसकी मात्रा गुणसूत्रों की संख्या के साथ आधी हो जाती है। डीएनए पर उपस्थित जीन्स के सक्रियण एवं अभिव्यक्ति से कोशिका विभेदन, उत्तक व अंग निर्माण तथा बहुकोशिकीय काय के विभिन्न घटकों का निर्माण होता है। डीएनए में होने वाले उत्परिवर्तन संततियों में भी स्थानांतरित होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें, जिसमें रूपांतरण प्रयोग किया गया था, एक ब्रिटिश डॉक्टर SF ग्रिफिथ 1928 ने सर्वप्रथम रूपांतरण की खोज की। वे न्यूमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जिसे डिप्लोकोकस या न्यूमोकोकस निमोनी भी कहते हैं, पर कार्य कर रहे थे। उस समय पर इन्होंने जीवाणु के 2 विभेद स्ट्रेन्स लिए, 2 अलग अलग तरीके की वैरायटी ली, उग्र वाली जो बीमारी कर सकती थी तथा अनुग्र वाली जो बीमारी नहीं कर सकती थी। उग्र विभेद से निमोनिया होता है। उग्र जीवाणु को S प्रकार कहा और जो आपकी दूसरी वैरायटी थी उसको हमने बोला R। तो
तो यहाँ पर अनुग्र विभेद वाले जीवाणु से निमोनिया रोग नहीं होता है और इसको अनियमित व खुरदरी कॉलोनी बनाते हैं, इसलिए आर बोला गया। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ग्रिफिथ ने न्यूमोकोकस के इन दोनों विभेदों की सक्रियता के परीक्षण हेतु इन्हें पृथक रूप से 2 चूहों में अंतःक्षिप्त इंजेक्ट कराया। 2 अलग अलग चूहे लिए, एक में एस वाला डाला, एक में आर वाला डाला। उन्होंने देखा कि आर प्रकार के जीवाणु से रोग नहीं उत्पन्न हुआ, परंतु जिस चूहे को एस प्रकार वाला जीवाणु दिया गया था, वो अंतःक्षिप्त कराया गया था, उसे निमोनिया रोग हो गया, वह मर गया। तो यहाँ पर जब हमने एस वाला डाला तो वहां पर जो आपका चूहा था वो मर गया, जबकि आर वाला जिसमें हमने डाला था वो आपका जीवित रहा। चलिए, तो रोग उत्पन्न कर सकते हैं आपके एस वाले। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से, तो ये जीवित एस कोशिकाएं जब हमने डाली चूहे में तो यहाँ चूहा मर गया, जबकि जीवित आर कोशिकाएं डाली तो स्वस्थ चूहा रहा। मृत चूहे के ऊतकों से अलग की गई एस कॉलोनी यहाँ पर, और यहाँ पर ऊतकों से अलग की गई आर कॉलोनी। अब फिर से हमने 2 चूहे लिए। पहले वाले में हमने एस कोशिकाओं को मृत किया और फिर उसके बाद में चूहे के अंदर डाला, तो चूहा जो है वो स्वस्थ रहा। लेकिन जब हमने यहाँ पर एस वाली को मृत करके और आर वाली को जीवित करके और फिर दोनों को एक साथ जब डाला तो चूहा मर गया। भाई हमने एस को तो मृत अवस्था में डाला था, फिर चूहा क्यों मरा? आर वाली जो थी वो तो अनुग्र थी, फिर भी चूहा मरा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कुछ गया है, इस वाली वैरायटी से, इस वाली स्ट्रेन से इस वाले में कुछ गया है, कुछ स्थानांतरित हुआ है, जिसकी वजह से ये कैसी हो गई है, ये उग्र बन गई, ये उग्र बन गई। तो अब यहाँ से यहाँ क्या गया है जिससे इसको आर वाली को उग्र बनाया? फिर ग्रिफिथ ने मृत एस प्रकार व आर प्रकार के जीवाणु को एक साथ एक चूहे में अंतःक्षेपित किया, तो पाया कि ये दोनों ही जीवाणु पृथक रूप से रोग उत्पन्न करने में असक्षम थे। इसके विश्लेषण से पता चला कि रोग से ग्रस्त इस चूहे में उग्र एस विभेद व अनुग्र आर विभेद दोनों सजीव अवस्था उपस्थित थी, जबकि उन्होंने मृत उग्र व जीवित अनुग्र विभेद अंतःक्षिप्त किए थे। भाई क्या हुआ? इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अनुग्र आर विभेद ने उग्र एस विभेद से इस विशेषक को ग्रहण किया है, लिया है, जो आर विभेद को एस विभेद में रूपांतरित कर देता है। इससे ग्रिफिथ प्रभाव या ग्रिफिथ इफेक्ट या जीवाणु रूपांतरण बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ग्रिफिथ के प्रयोग से यह स्पष्ट नहीं होता है कि चूहे रूपांतरण हेतु आवश्यक है या नहीं। बाद में देखा गया कि चूहे रूपांतरण हेतु आवश्यक नहीं थे। संवर्धन माध्यम में भी रूपांतरण संभव है, परंतु ग्रिफिथ यह स्पष्ट नहीं कर सके कि उग्रता किस घटक पर आधारित है। भाई वो डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, क्या है वो चीज? तो त्वचा द्वारा रूपांतरण क्रिया एस कोशिकाओं में अवरुद्ध नहीं होती है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने करी। प्रोटीएज या आरएनएज द्वारा रूपांतरण क्रिया अवरुद्ध नहीं होती है। जब हमने प्रोटीएज एंजाइम का यूज किया और फिर उससे प्रोटीन को वहां पर खत्म कर दिया, तब भी जो रूपांतरण की क्रिया थी वो रुक नहीं रही थी, तब भी चूहा मर रहा था। जब हमने आरएनएज का प्रयोग किया तब भी चूहा मर रहा था। लेकिन जब हमने डीएनएज एंजाइम द्वारा रूपांतरण क्रिया को वहां पर जब डीएनएज एंजाइम के द्वारा जब हमने डीएनए का खंडन किया, डीएनए को खराब कर दिया, तब वहां रूपांतरण की क्रिया जो है वो अवरुद्ध हो जाती है। मतलब आर वाला जो है वो एस वाले में परिवर्तित नहीं होता है और चूहे जो है वो स्वस्थ रहते हैं। तो इससे ये पाया गया कि भाई डीएनए ही वो घटक है जो कि वहां पर स्थानांतरित हो रहा है एस वाले से आर वाले में। फिर भी इसको सारे वैज्ञानिकों ने नहीं माना, तो एवरी मैक्लॉयड व मैकार्टी का प्रयोग आया। सन 1944 में एवरी मैक्लॉयड व मैकार्टी ने 1944 में रूपांतरण की जैव रासायनिक विवेचना हेतु एक प्रयोग किया। भाई वो कौन सा रसायन है जिसकी वजह से आर वाले जो है वो एस वालों में परिवर्तित हो गए? उन्होंने मृत एस प्रकार के जीवाणु से प्राप्त जैव रसायनों को 3 घटकों में विभक्त किया, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन। डीएनए वाले भाग को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया। एक भाग में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज या डीएनएस तथा दूसरे भाग में राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डाला, आरएनएस। ये एंजाइम डीएनए तथा आरएनए का पृथक्करण करते हैं। इन चारों तत्वों कार्बोहाइड्रेट एस प्रकार, प्रोटीन एस प्रकार, डीएनए प्लस डीएनएज एस प्रकार तथा डीएनए प्लस एस प्रकार को अलग अलग संवर्धन कक्ष में डाला गया, जिनमें आर प्रकार के जीवाणु थे। संवर्धन कक्षों को कुछ समय प्रयोग के लिए स्थिर छोड़ दिया गया। इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार की उग्रता के विशेषक डीएनए पर उपस्थित होते हैं, जो हमने अभी अभी देखा था प्रयोग में। इस प्रकार उन्होंने ये सिद्ध किया कि डीएनए ही वह रासायनिक पदार्थ है जो वंशागत होता है, अर्थात डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि डीएनए को एक कोशिका में निष्कर्षित करके दूसरी कोशिका में स्थानांतरित किया जा सकता है। हर्षे तथा चेस का पारगमन प्रयोग।
यही सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था जिसने ये पूरी तरीके से प्रूव कर दिया था कि भाई डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं के विषाणु हैं। T2 एक जीवाणु भोजी है जो ई कोलाई को प्रभावित करता है। हर्शे व चेज 1952 ने ई कोलाई को दो भिन्न संवर्धन माध्यमों में संवर्धित किया। एक संवर्धन माध्यम में रेडियो एक्टिव सल्फर जो हमारे प्रोटीन में उपस्थित होता है, वह दूसरे संवर्धन माध्यम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो डीएनए में उपस्थित होता है डाला। रेडियो एक्टिव सल्फर ने सल्फर युक्त अमीनो अम्ल से संबद्ध होकर जीवाणुवीय प्रोटीन का निर्माण किया, जबकि रेडियो एक्टिव फास्फोरस न्यूक्लियोटाइड से संबंध हुई जिससे न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतया डीएनए का निर्माण हुआ। हर्शे एवं चेज ने फिर T2 जीवाणु भोजी को दोनों संवर्धन माध्यमों में प्रविष्ट कराया। दोनों ही स्थिति में प्राप्त विषाणु संततियों का परीक्षण किया गया। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों में, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर डाला और एक में रेडियो एक्टिव फास्फोरस यहाँ पर डाला गया। तो जिसमें फास्फोरस था वो डीएनए में जाकर संबंध हुए, जिसमें सल्फर था वो प्रोटीन, और प्रोटीन हमें मालूम है कि वायरसेस या विषाणुओं में प्रोटीन जो है वो परत में उपस्थित होते हैं, जबकि डीएनए जो है वो उसके अंदर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जीवाणु भोजी में प्रजनन एवं कोशिका के फटने से निकले संतति जीवाणु भोजी S35 चिन्हित प्रोटीन लगभग अनुपस्थित है। रेडियो एक्टिव सक्रियता रहित T2 फेज का जीवाणु पर संक्रमण, यहाँ पर S35 युक्त माध्यम में संवर्धन किया था, और यहाँ पर जीवाणु भोजी में प्रजनन एवं कोशिका के फटने से निकले संतति जीवाणु भोजी S35 चिन्हित प्रोटीन लगभग अनुपस्थित है, क्योंकि वो तो प्रोटीन बाहर के आवरण में ही रह गया, अंदर तो गया ही नहीं। अंदर क्या गया, आपका फास्फोरस वाला पार्ट जो है, फास्फोरस वाला जो भाग था वो वहां पर अंदर गया। और इसी से हमें फाइनल क्या मिला, रिजल्ट मिला कि भाई डीएनए जो होता है वही आनुवंशिक पदार्थ है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए की खोज सन 1869 में जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिश्चर ने की थी। उन्होंने मानव कोशिका के केंद्रक से एक सफेद द्रव्य संश्लेषित किया एवं इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लिन, क्योंकि ये केंद्रक में उपस्थित था। अम्लीय प्रकृति तथा केंद्रक में उपस्थिति होने के कारण इसे केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड कहा गया। डीएनए की कोशिकाओं में उपस्थिति, पूर्व केंद्रकीय कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इनमें केंद्रक का अभाव होता है, अतः डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें डीएनए प्लाज्मिड के रूप में भी पाया जाता है, जो मेन डीएनए के बाहर अतिरिक्त होता है, जो कि अतिरिक्त गुणसूत्रीय तत्व होता है। सुकेंद्रकीय कोशिकाओं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं केंद्र के भीतर जो है आपको मिलेगा डीएनए जाल के रूप में उपस्थित रहता है, जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। इसे केंद्रक डीएनए या न्यूक्लियर डीएनए भी हम बोल सकते हैं। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलती है। सभी पादपों में, जंतुओं तथा कुछ विषाणुओं में डीएनए द्विकुंडलित होकर डबल हेलिक्स होता है। इसके अतिरिक्त 5X174 नामक विषाणु में एक कुंडलित डीएनए सिंगल हेलिकल डीएनए पाया जाता है। चलिए यहाँ पूर्व केंद्रकीय और आपके सुकेंद्रकीय डीएनए में हम अंतर देख लेते हैं। यह कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाया जाता है, और जबकि आपका सुकेंद्रकीय डीएनए जो है ये सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि ये अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में 1 पीजी से ज्यादा, पिकोग्राम से ज्यादा, यह प्राय वृत्ताकार व द्विरज्जुकीय होता है। ये प्राय रेखीय व सीधा कुछ इस तरीके का, और जबकि ये वाला कैसा होगा, गोल वृत्ताकार कुछ ऐसा। यह केवल कुछ प्रोटीन्स के लिए कूट करता है, यह अनेक प्रोटीन्स के लिए कूट करता है। स्टोन प्रोटीन्स का अभाव होता है यहाँ पर स्टोन प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। पूर्व केंद्र के डीएनए में इनमें इंट्रॉन्स अनुपस्थित होते हैं, इनमें एक्सॉन इंट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसमें एटी की अपेक्षा जीसी की मात्रा ज्यादा होती है, यहाँ पर जीसी की अपेक्षा एटी अधिक तत्व होता है। पुनरावृत अनुक्रम अनुपस्थित होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है। डीएनए के प्रकार, आकृति के आधार पर अगर हम देखें तो वृत्तीय या फिर सर्कुलर डीएनए अनेक पूर्व केंद्रीय जीवाणु, नील हरे शैवाल जीवों में डीएनए के दोनों छोर जुड़कर एक वृत्तीय डीएनए कुछ इस तरीके का डीएनए बनाते हैं। ये डीएनए नग्न, नेकेड, क्योंकि इनके ऊपर कोई झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि ये प्रोटीन से संबंधित नहीं होते हैं। यद्यपि इनमें पॉलीअमीन से संयोजन पाया जाता है। ये अत्यधिक वलित अयुग्मित होते हैं। न्यूक्लियोइड एक और कोशिका कला से जुड़े होते हैं तथा डीएनए भी यहीं उपस्थित होता है। कुछ जीवाणुओं में एक से अधिक वृत्ताकार छोटे डीएनए होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मिड कहते हैं। रेखीय डीएनए, रेखीय मतलब ऐसे, लीनियर डीएनए।
सुकेंद्रकीय जीवों में पाया जाता है। इस डीएनए के दोनों छोर स्वतंत्र तथा हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित होते हैं। इन कोशिकाओं में वृत्ताकार एवं रेखीय दोनों प्रकार के डीएनए अणु होते हैं। एक द्विगुणित केंद्रकीय डीएनए तथा दूसरा कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया एवं वर्णक में बाह्य केंद्रकीय डीएनए होता है। नोट, कुछ पूर्व केंद्रकीय में भी हिस्टोन रहित रेखीय डीएनए पाया जाता है। उदाहरण माइकोप्लाज्मा आपका हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया व पर्णहरित में हिस्टोन रहित वृत्तीय डीएनए पाया जाता है। संरचना के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के डीएनए हैं, जैसे बी डीएनए हो गया। वॉटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए मॉडल के अनुसार डीएनए दक्षिणावर्त राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज कुंडलित होता है। इसे बी डीएनए या संतुलित डीएनए, बैलेंस डीएनए कहते हैं। ए डीएनए यह भी दक्षिणावर्त कुंडलित होता है। इसके प्रत्येक कुंडलन में 11 न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं। क्षार युग्म के लंबवत 20 डिग्री पर स्थित होते हैं। सी डीएनए प्रत्येक कुंडलन में 9 क्षार युग्म होते हैं। डी डीएनए इसके प्रत्येक कुंडलन में 8 क्षार युग्म होते हैं। जेड डीएनए यह वामावर्त लेफ्ट हैंडेड या एंटी क्लॉकवाइज कुंडलित होता है। इसकी द्विकुंडलिनी टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग होती है। इसके प्रत्येक कुंडलन में 12 क्षार युग्म होते हैं, जोड़े होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डीएनए का तुलनात्मक अध्ययन हम कर लेते हैं। लक्षण, घुमाव की दिशा दायां 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 और बस जेड वाले में बायां होगी। क्षार युग्म संख्या अगर एक कुंडल में हम देखें तो यहाँ पर 11 होते हैं, यहाँ 10 होते हैं, 9.3, 8.0, 12.0। कुंडलित का व्यास जो है वो देखिए आप, डायमीटर जो है 23, 19, 19, 16.7 और यहाँ पर 18। क्षार युग्मों के मध्य की दूरी, दो जोड़े जो होंगे उनके बीच की दूरी जो है वो क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो 2.92, 3.36, 3.32, 3.03, 3.52 से लेकर 4.13। जैव संस्थान में उपस्थिति अत्यधिक कम, प्राय सामान्य अनुपस्थित, कुछ कोशिकाओं में जेड वाला भी उपस्थित होगा। डीएनए की रासायनिक संरचना, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होते हैं। प्रत्येक डीएनए अणु 3 घटक अणुओं का बना संयुक्त अणु है, जिसमें एक अणु फॉस्फेट समूह का, एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा का तथा एक नाइट्रोजनीय क्षारक का होता है। नाइट्रोजनीय क्षारकों के अतिरिक्त डीएनए की संरचना में शर्कराओं एवं फॉस्फेट समूह का भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए व आरएनए में एकलक में मोनोसेकेराइड पेंटोज शर्कराएं पाई जाती हैं, जो संरचना के आधार पर डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज प्रकार की होती हैं। डीऑक्सीराइबोज शर्करा 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, जिसके 2 सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन परमाणु निकल जाते हैं, जबकि राइबोज शर्करा में यह उपस्थित होते हैं। मतलब राइबोज वालों में आपको आरएनए में OH मिलेगा, जबकि डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ H मिलेगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी, जबकि राइबोज शर्करा में उपस्थित होते हैं। फॉस्फेट समूह 4th ऑक्सीजन परमाणु से घिरा फॉस्फोरस होता है, 4 ऑक्सीजन से। तो शर्कराओं की अगर हम बात करें तो ये डीऑक्सीराइबोज है, देखिए यहाँ पर सेकंड वाला कार्बन है ये, तो यहाँ पर सिर्फ H है, जबकि यहाँ वाले सेकंड कार्बन पे OH उपस्थित है। ये आपके आरएनए की शर्करा है। नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिन्हें मुख्यतया 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने 2 चक्र होते हैं, कुछ इस तरीके का, अभी हम देखने भी वाले हैं। तो 2 चक्र वाले जो होते हैं वो प्यूरिन होते हैं, तथा यहाँ पर ग्वानिन और एडिनिन 2 यहाँ पर क्षार हैं ऐसे, जो कि इसमें आते हैं, प्यूरिन की कैटेगरी में आएंगे। पिरामिडीन वलय के कार्बन 4 व 5 दोनों वलय निर्माण की संरचनाओं में संलग्न होते हैं। इसके अतिरिक्त 5 सदस्यीय वलय के 7 व 9 स्थानों पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इस संपूर्ण संरचना को प्यूरिन वलय, प्यूरिन रिंग कहते हैं। पिरामिडीन, इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना केवल एक चक्र होता है, केवल एक चक्र वाले जो हैं उनको हम पिरामिडीन बोल रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ पिरामिडीन है, थाइमीन, यूरेसिल तथा साइटोसिन प्रमुख पिरामिडीन है। साइटोसिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में मिलता है, लेकिन जबकि थाइमीन जो है वो सिर्फ डीएनए में मिलेगा और थाइमीन की जगह आरएनए में आपको यूरेसिल मिलेगा। यह एक 6 सदस्यीय पिरामिडीन वलय से बने होते हैं, जो कि बेंजीन वलय के समान होती है। इस वलय में 1 व 3 स्थान पर कार्बन परमाणुओं की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा का अणु फॉस्फेट वर्ग फॉस्फेट के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। मतलब जब आपका नाइट्रोजन बेस और शर्करा मिल जाएंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, जबकि इसमें अगर हम फॉस्फेट भी मिला दें तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो क्षार व राइबो शुगर राइबोसाइड, जबकि क्षार व डीऑक्सीराइबोस तो डीऑक्सीराइबोसाइड। जब इसमें हम फॉस्फेट मिला रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। डीऑक्सीराइबोसाइड एक न्यूक्लियोसाइड है
जिसमें शर्करा डीऑक्सीराइबोज के प्रथम कार्बन तथा पिरिमिडीन सी, टी एवं यू के स्थान 3 पर स्थित नाइट्रोजन में सहसंयोजी आबंध बनता है, जबकि प्यूरीन के स्थान 9 पर स्थित N एवं शर्करा के स्थान 1 पर स्थित कार्बन से सहसंयोजी आबंध बनाता है। न्यूक्लियोटाइड्स में उपस्थित शर्करा के आधार पर इन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड, इनमें राइबोज शर्करा होती है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इनमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। राइबोन्यूक्लियोटाइड एवं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्रमशः आरएनए व डीएनए के एकलक मोनोमर हैं। नाइट्रोजनी क्षार एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। क्षार प्लस राइबोज प्लस 5' फॉस्फेट राइबोटाइड, क्षार प्लस डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्लस 5' या 3' फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए और आपकी डीएनए जो है उनकी मोनोमर है राइबोटाइड व डीऑक्सीराइबोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जिन्हें हम बोल सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स के फॉस्फेट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट समूह की संख्या 1, 2 एवं 3 के आधार पर ये क्रमशः मोनो, डाई या ट्राई फॉस्फेट कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में हम अंतर देख लेते हैं। 2 अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक तथा पेंटोज शर्करा से बनता है, जबकि ये 3 अणुओं से बनता है जिसमें फॉस्फेट भी आ जाती है। क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं ये न्यूक्लिक अम्ल, ऊर्जा वाहक तथा सह एंजाइम के घटक हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वाटसन और किर्क का मॉडल, जो उन्होंने डीएनए की संरचना को समझाने के लिए दिया था। विल्किंस, फ्रैंकलिन तथा एस्टबरी आदि ने एक्स किरण विवर्तन, एक्सरे डिफ्रेक्शन विधि से पता लगाया कि डीएनए में ही पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखलाएं परस्पर कुंडलित दशा में होती हैं। सन 1953 में जेडी वाटसन एवं एफएचसी क्रिक ने डीएनए के अवयवों को क्रम में व्यवस्थित करके डीएनए के अणु का एक द्विकुंडलित प्रतिरूप डबल हेलिक्स मॉडल बनाया। इसके लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ था हमारा डीएनए का मॉडल कुछ इस तरीके से। भाई ये जो लाइन बन रही है इसमें आपको शुगर फॉस्फेट कुछ इस तरीके से, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, और ऐसा ही दूसरा भी रहेगा। और यहाँ बीच में उपस्थित होते हैं हमारे क्षारक, बीच में उपस्थित होते हैं हमारे क्षारक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जो कुंडल है उसका यहाँ पर 34 एंगस्ट्रॉम जो है वो लंबाई है। इस तरीके से बीच में देखिए आपके क्षार हैं और यहाँ पर आपको फॉस्फेट और शुगर मिलेगी इस तरीके से। तो वाटसन, क्रिक एवं विल्किंस द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विकुंडलित प्रतिरूप है। यहाँ पर अगर हम देखें इस वाली गहराई की तो ये 12 एंगस्ट्रॉम है। एक दीर्घ, ये लघु खांच है और ये आपकी दीर्घ खांच है। एक कुंडल की जो है लंबाई वो जो है क्या हो गई, एक सर्पिल कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। और अगर हम यहाँ पर चौड़ाई देखें तो वो 20 एंगस्ट्रॉम रहती है। दो जो होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का प्रत्येक अणु 2 कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जो हमने देखा। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से सर्पिल क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहती है कुछ इस तरीके से। इस प्रकार प्रत्येक डीएनए अणु में से 2 कुंडलित रचना होती है। इस द्विकुंडलन का व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम, व्यास मतलब डायमीटर, चौड़ाई जैसे हम बोल रहे हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसी क्रम के द्वारा श्रृंखला का आधार बनता है यहाँ पर फॉस्फेट और शर्करा से। तो एक तरफ यहाँ पर फॉस्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 कार्बन से तथा दूसरी ओर 3 कार्बन पर एस्टर बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इन एस्टर बंधों को फॉस्फोडाइस्टर बंध कहते हैं। भाई ये बीच में अगर शर्करा है, इधर फॉस्फोरस है और इधर भी फॉस्फोरस है, तो यहाँ 2 एस्टर बॉन्ड हो गए और इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर बंध कहते हैं। दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर एंटी पैरेलल दशा में कुंडलित होती है। अगर एक जो है वो 3' to 5', इसका 3rd कार्बन जो है वो स्वतंत्र है और इसका 5th कार्बन जो है वो स्वतंत्र है, तो ये 3' to 5'। तो दूसरी वाली जो श्रृंखला होगी वो 5' to 3' होगी। मतलब इस वाली का 5वां जो कार्बन है वो स्वतंत्र है और इस वाली का 3रा कार्बन जो है वो स्वतंत्र है। दोनों श्रृंखलाओं की प्रत्येक श्रृंखला के C1 पर एक नाइट्रोजनी क्षारक लगा होता है। ये चारों प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों में कोई भी हो सकता है। ये क्षारक द्विकुंडलन में अंदर की तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ बीच में, दोनों श्रृंखलाओं के बीच में
लगे रहते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कोई भी हो सकता है, आधार से समकोण बनाते हुए लगे रहते हैं। एक श्रृंखला के प्यूरीन दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडीन से हाइड्रोजन आबंधों द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े रहते हैं। ए सदैव टी के साथ, सी सदैव जी से जुड़ा होता है। एडेनिन व थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन आबंध होते हैं जैसा कि मैंने बताया, और साइटोसिन और ग्वानाइन के बीच में आपको 3 हाइड्रोजन बंध जो है वो मिलेंगे। एक ही श्रृंखला के किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच 3.4 मतलब 2, इनके बीच की जो दूरी होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होगी। कुंडलन के एक चक्र रोटेशन के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम हो गई, मतलब पूरा एक एस। इसकी जो लंबाई है ये हो गई 34 एंगस्ट्रॉम। एक चक्र में 10 न्यूक्लियोटाइड्स, इस पूरे चक्र में आपको 10 न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे, 10 ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 34/10 मतलब 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। 2 क्विंटलन बनने से डीएनए के अणु की पूरी लंबाई में 2 प्रकार की खांचे बन जाती हैं, एक दीर्घ खांचे हैं और दूसरी लघु खांचे हैं। डीएनए अम्लीय होता है जिससे धनुवेशित हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं। बी डीएनए के कुछ विशिष्ट खंड केंद्रक द्रव में जल की कमी से ए डीएनए में बदल जाते हैं। अब डीएनए का द्विगुणन, कैसे वो अपनी कॉपी बना रहा है। कोशिका विभाजन के लिए डीएनए का द्विगुणन आवश्यक है क्योंकि दोनों पुत्री कोशिकाओं में यह बटेगा बराबर से। डीएनए का अणु स्वयं का द्विगुणन करता है जिससे डीएनए के एक अणु से उसी आकार के 2 अणु बनते हैं। कोशिका के केंद्रक में विद्यमान गुणसूत्रों के सभी डीएनए अणु द्विगुणित होते हैं जिसके फलस्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र 2 संतति गुणसूत्रों डॉटर क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। कोशिका के विभाजन के समय दोनों संतति गुणसूत्र अलग अलग संतति कोशिका में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार एक ही प्रकार का डीएनए दोनों संतति कोशिकाओं में डीएनए बराबर मात्रा में पहुंच जाता है। बार बार ऐसा होने से कोशिकाओं के विभाजन के साथ साथ अनुवांशिक सूचना भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। सूचना स्थानांतरण के लिए डीएनए का द्विगुणन आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डीएनए द्विगुणन कैसे हो रहा है भाई। ये 2 जो हमारे श्रृंखला है ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी द्विगुणन करते समय कुछ इस तरीके से, और अपनी अपनी कॉपी फिर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डीएनए के एक अणु से हमारे 2 डीएनए मिलते हैं। तो डीएनए द्विगुणन की 3 संभावित सैद्धांतिक विधियां 3 है। या तो ऐसा हो कि पूरा डीएनए अपना तो नवीन रज्जुक पूरा का पूरा नवीन बना रहा है, या फिर ऐसा हो कि भाई ये जनक रज्जुक है और यहाँ पर 2 बन रही हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है। चलिए संरक्षित विधि कंजर्वेटिव मेथड, इसके अंतर्गत 2 निर्मित रज्जुकों में एक पूर्ण रूप से नवीन तथा एक पुराना रज्जुक होता है। मतलब एक तो नया होगा और एक पुराना होगा। भाई ये जो था ये जनक वाला था डीएनए, तो ये दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो गई, तो ये तो दोनों पुरानी रही और जो दूसरी बनेगी वो बिल्कुल नई वाली रही। तो ये नई है और ये आपकी पुरानी है, ये ओल्ड और ये न्यू। अर्ध संरक्षित विधि सेमी कंजर्वेटिव, दोनों परिणामी डीएनए में एक रज्जुक पुराना और एक रज्जुक नया होता है जैसा कि मैंने अभी बताया। और प्रसार विषयक विधि में डिस्पर्सिव मेथड, इस विधि के अंतर्गत दोनों परिणामी रज्जुकों में कुछ भाग पुराने जैसे कुछ भाग पुराना और कुछ भाग नया होता है। नवीन डीएनए जैसे चित्र सी में दिया गया है। डीएनए का द्विगुणन अंतरावस्था इंटरफेज की एस फेज में होता है। वॉटसन तथा क्रिक ने डीएनए द्विगुणन की अंतर संरक्षी विधि का प्रतिपादन किया। मेथल्सन और स्टॉल का प्रयोग जो था वो इसी प्रकार पे था कि भाई कैसे होता है द्विगुणन, किस पद्धति से होता है, कौन सा वाला विधि, तो वो वहां पर इस अर्ध संरक्षी विधि को उन्होंने यहाँ पर प्रयोग द्वारा जो है समझाया गया। सन 1958 में ई कोलाई जीवाणु पर नाइट्रोजन के प्रयोग द्वारा अर्ध संरक्षी द्विगुणन का प्रमाण दिया। इस प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने जीवाणु कोशिका को पहले भारी नाइट्रोजन के माध्यम में कुछ पीढ़ियों के विभिन्न समस्थानिकों तक संवर्धित किया। इसके उपरांत इसे सामान्य हल्के नाइट्रोजन N14 में स्थानांतरित किया। तो जैसे भी नाइट्रोजन के माध्यम में उन्हें रखा गया डीएनए में वही नाइट्रोजन उन्हें मिली। तो उन्होंने सबसे पहले N15 में रखा, तो डीएनए कौन सा बना, N15 वाला। दोनों श्रृंखलाएं जो है वो N15 वाली थी। फिर उन्होंने N14 पे इसे स्थानांतरित कर दिया। तो अब जो नए बनेंगे उनमें एक तो पुराना तो N15 वाला ही चल रहा है, लेकिन अब जो नए बनते जा रहे हैं क्योंकि हमने N14 के माध्यम पे रखा था, इसीलिए नए वाले जो श्रृंखला बनेगी वो कौन सी होगी, वो N14 वाली होगी। और इससे ये प्रमाणित हुआ कि भाई जो अर्ध वाला जो है अर्ध संरक्षित द्विगुणन जो है वो होता है आपके डीएनए में। इस तरीके से उन्होंने ये बताया।
विभिन्न समानांतरलों पर जीवाणुओं के नमूने एकत्रित करके तथा इनके जननिक डीएनए को सीजियम क्लोराइड CaCl विलयन में घोलने पर इस विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण अपकेंद्रण में डीएनए शीघ्र ही कुंडलित हो जाता है। N15 युक्त डीएनए अधिक सघन होने के कारण इस विलयन में नीचे जाकर रुकता है, और जबकि N14 युक्त माध्यम में एक पीढ़ी के बाद एक पट्टी बैंड प्रदर्शित होती है जिसका घनत्व N15 एवं N14 के मध्य होता है। तो N14 युक्त माध्यम में दो पीढ़ियों के बाद दो पट्टियों का निर्माण होता है जिसमें एक पट्टी का घनत्व N14 के बराबर तथा दूसरी पट्टी का घनत्व माध्यमिक N15 व 14 के मध्य होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं N15 वाला था, संततियां बनी, तो यहाँ पर हमने पहली ये है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, आधे आधे मिले, मतलब N14 व N15 वाले मिले पहले इसमें, फिर उसके बाद में फिर भी हमने N14 वाले पे ही कंटिन्यू किया, तो फिर नए जो बन रहे हैं वो N14 वाले बन रहे हैं, और कुछ ऐसे भी उपस्थित थे। तो इस तरीके से, और 1/4 संकर डीएनए और वह 3/4 जो है वो, तो N14 की मात्रा बढ़ती जाएगी क्योंकि हम कौन से वाले माध्यम पे रख रहे हैं, N14 वाले माध्यम पे हम इन्हें रख रहे हैं, और वही इनका द्विगुणन हो रहा है। डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सक्रिय। पहले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट केंद्रक द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं चारों क्षारक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर DAMP जिनमें एडिनाइन होगा, फिर उसके बाद में GMP जहां पर ग्वानासिन होगा, C साइटोसिन और T थाइमिडीन। फॉस्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से इन्हें फॉस्फोरीकृत करके 3 फॉस्फेट युक्त सक्रिय रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये आधार के रूप में कार्य करने के साथ साथ बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन के लिए ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार का निर्माण फॉस्फेटीकरण या फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। इस प्रकार डीएनए के संयोजन में भाग लेने के लिए न्यूक्लियोटाइड एकलक निम्नलिखित ऊर्जा यौगिक बन जाते हैं। DATP क्योंकि यहाँ पर 3 फॉस्फेट हो चुके हैं, फिर GTP, CTP और आपके TTP। डीएनए रज्जुकों का अनावरण, एंजाइम हेलिकेज ओराइड क्षेत्र पर कार्य करके डीएनए के दोनों रज्जुकों को पृथक, मतलब दोनों को अलग अलग कर देंगे। हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर कार्य करेंगे हमारे। पृथक रज्जुक एक वलय की बंधक प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP द्वारा स्थिर रहते हैं। इनको स्थिर किया जाता है वरना ये वापस से कुंडलित हो जाते हैं। आकुंडलन द्वारा अकुंडलित भाग और उत्पन्न पराकुंडलित होकर खिंचाव टेंशन उत्पन्न करता है। इस खिंचाव को दूर करने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम कार्य करते हैं। कुछ जीवाणुओं में टोपोआइसोमरेज के अतिरिक्त डीएनए गायरेज एंजाइम भी पाया जाता है। संपूर्ण डीएनए एक बार में नहीं खुलता, संपूर्ण डीएनए नहीं खुलता है। कैसा होता है हमारा जो डीएनए की वो जैसे जैसे द्विगुणन होता जाएगा वैसे वैसे वो खुलता जाएगा। तो इस भाग में द्विगुणन चल रहा है तो इस भाग को खोला है, फिर आगे के भाग को खोलते जाएंगे और द्विगुणन करते जाएंगे। पृथक्करण का बिंदु दोनों दिशाओं में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और एक वाय आकार का, कुछ इस आकार का यहाँ पर देखिए। तो आगे का भाग अभी नहीं खुला है, सिर्फ ये वाला भाग खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्विगुणन की प्रक्रिया चल रही है। एक वाय आकार की संरचना बनाता है जिसे द्विगुणन द्विशाख मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। आरएनए प्राइमर का निर्माण, यह डीएनए की नई श्रृंखला के निर्माण के प्रारंभ हेतु आवश्यक है। आरएनए प्राइमर आरएनए का एक छोटा रज्जुक होता है जो डीएनए बनाने के शुरू करने के पहले आरएनए का एक छोटा रज्जुक बनाया जाता है जिसका निर्माण प्राइमेज या डीएनए स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से नए डीएनए की श्रृंखला के 5वें सिरे पर होता है। यह विशिष्ट होता है, यह एक रज्जुक के स्वतंत्र सिरे पर व दूसरे के द्विशाख वाले सिरे पर निर्मित होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो मुख्य एंजाइम है हमारा, पूर्व केंद्रकीय या प्रोकैरियोट में 3 प्रकार के डीएनए संश्लेषक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहते हैं पाए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक जनक रज्जुक के 3' से 5' खंड पर 5' से 3' दिशा में न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं। जो भी नया रज्जुक बनेगा वो इसी दिशा में बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मुख्यतः डीएनए द्विगुणन से संबंधित है, जबकि डीएनए द्विगुणन पॉलीमरेज 1 को रिपेयर एंजाइम भी कहा जाता है। सुकेंद्रकीय में 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, जिनमें अल्फा, डेल्टा व एप्सिलॉन प्रमुख हैं।
चलिए, तो यहाँ पर हम क्षार युग्मों का निर्माण देख रहे हैं और इसी में हमने देखा कि भाई द्विगुणन दिशा से के दोनों पृथक रज्जुक सांचे का कार्य करते हैं और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड जो है ट्राइफॉस्फेट द्वारा डीएनए सांचे के अनावृत नाइट्रोजन क्षारों से फॉस्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़ जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण किस तरीके से होता है कि भाई पूर्व केंद्रीय डीएनए में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है और सुकेंद्रकीय में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, एप्सिलॉन या फिर डेल्टा होता है। यहाँ पर की आवश्यकता होती है दोनों सांचों पर द्विगुणन विपरीत दिशाओं में होगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर हम इस तरीके से यहाँ पर चला रहे हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इधर निर्माण जो होगा वो इस दिशा में चलेगा, तो दोनों में विपरीत दिशाओं में जो है, क्योंकि पॉलीमरेज जो है वो सिर्फ एक ही दिशा में कर सकता है और वो है 5' to 3'। तो यहाँ पर कि इस तरीके से हम बोल सकते हैं एक जो हम बोल सकते हैं वलय जो होगा उसे हम अग्रग बोलेंगे और दूसरे को हम बोलेंगे यहाँ पर असतत या फिर उसको हम बोलेंगे पश्चगामी वलयक। यहाँ पर दो तरीके के आपको वलयक मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक पे जो है सीधा सीधा चल रहा है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं सतत रूप से यहाँ पर इसका निर्माण होता है रज्जुक का, इसे या फिर अनुपूरक रज्जुक जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का निर्माण सतत रूप से होता है, इसे अग्रग वलय कहते हैं। और दूसरे वाले अगर रज्जुक की हम बात करें तो वहां पर निर्माण असतत होता है। असतत मतलब वहां पर टुकड़ों में होगा, टुकड़ों में आपको निर्माण होता हुआ दिखेगा और टुकड़ों में अगर निर्माण होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, उस वाले रज्जुक को, इस वाले रज्जुक को हम यहाँ बोलेंगे असतत या फिर हम बोल सकते हैं पश्चगामी वलयक लैगिंग स्ट्रैंड। और इन टुकड़ों को हम क्या नाम दे रहे हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हम इन्हें बोल रहे हैं, जिन्हें बाद में हम जोड़ देते हैं और जोड़कर पूरा एक रज्जुक बना देते हैं। डीएनए लाइगेज के द्वारा इन्हें जोड़ दिया जाता है बाद में। प्रूफ संशोधन व डीएनए क्षतिज सुधार। अब यहाँ पर अगर कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि आ जाती है द्विगुणन के दौरान, तो फिर वो जो गलत क्षार जुड़ जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इस गलती को पहचान भी लेता है और उसको वापस सुधार भी कर देता है। तो इतनी यहाँ पर क्षमता होती है हमारे डीएनए पॉलीमरेज में। देखिए यहाँ पर किस तरीके से डीएनए द्विगुणन चल रहा है, तो यहाँ पर एक इस दिशा में चलेगा, देखिए टुकड़ों में चल रहा है, यहाँ पर ये टुकड़े हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और एक पे यहाँ पर सतत रूप से चल रहा है, इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं, अग्रगी यहाँ पर वलयक बोल रहे हैं हम इसे। चलिए, अग्रग वलयक और पश्चगामी वलयक में क्या अंतर होता है भाई? एक श्रृंखला के रूप में होता है, यहाँ पर टुकड़ों में होता है। यहाँ पर जो है 3' to 5' वलयक पर बनता है और ये जो है 3' to 5' वलयक पर बनता है ये भी। उसके बाद में इसके संश्लेषण की दिशा 5' to 3', यहाँ पर भी 5' to 3' ही होगी, क्योंकि पॉलीमरेज उसी दिशा में जो है कार्य कर सकता है या नया जो रज्जुक है उसका निर्माण कर सकता है 5' to 3'। इसके संश्लेषण में डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ टुकड़ों में नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ आवश्यकता होती है। यहाँ आरएनए प्राइमर केवल एक ही होता है, यहाँ छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे तो वापस बार बार आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। चलिए, पूर्व केंद्र की डीएनए द्विगुणन और सुकेंद्र की, तो यहाँ पर कोशिका द्रव्य में होता है क्योंकि यहाँ पर केंद्रक है ही नहीं, यहाँ पर केंद्रक में होता है। एक समारंभन बिंदु या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पर अनेक होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा द्विगुणन किया जाता है, यहाँ पर जो है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा तथा श्रृंखला का दीर्घीकरण डीएनए पॉलीमरेज जो हमारा डेल्टा होता है उसके द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डीएनए का क्षति सुधार व रिक्त स्थानों की पूर्ति डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा होती है, यहाँ थर्ड बीटा के द्वारा होती है। ओकाजाकी खंड लंबे होते हैं, यहाँ पर छोटे होते हैं। द्विगुणन तीव्रता जो है वो 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड से होता है, यहाँ पर धीमी गति होती है, 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड से होता है। डीएनए गाइरेज की आवश्यकता होती है, यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। पुनरावृत डीएनए की बात करें तो नाइट्रोजन क्षारों के समान अनुक्रमों की अनेक प्रतिलिपियां पाई जाती हैं, जिस डीएनए पर क्षार अनुक्रमों की एकल प्रतिलिपि पाई जाती है जिसे विशिष्ट डीएनए या स्पेसिफिक कहते हैं। इस पर सक्रिय जीन्स पाए जाते हैं। अनुषंगी डीएनए, यह पुनरावृत डीएनए का वह भाग होता है जिस पर लंबे पुनरावृत न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पाए जाते हैं। ये दो प्रकार का होता है। सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए जिसमें 1 से 6 बेस पेयर लंबा ही होता है। लघु अनुषंगी जिसमें डीएनए 11 से 60 बेस पेयर लंबा होता है। वाटसन एवं क्रिक मॉडल का अगर हम जैविक महत्व देखें तो स्वतः द्विगुणन या प्रतिलिपिकरण, भाई डीएनए में जो है ये क्षमता होती है कि वो खुद का ही द्विगुणन कर सकता है। स्वतः द्विगुणन या फिर प्रतिलिपिकरण जिसे हम बोलते हैं। सूचनाओं का प्रेषण जो है डीएनए की पे जो हमारे क्षार जो हैं उन्हीं के द्वारा होता है कि वो किस क्रम में व्यवस्थित हैं, और वही जो है आगे चलकर क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन को कोडित करते हैं। उसके बाद में डीएनए अणु की 2 श्रृंखलाओं में से एक श्रृंखला से संदेशवाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसे हम बोलते हैं, वो बनता है, उसका अनुलेखन होता है और फिर इसी से आगे चलकर, इसी संदेशवाहक आरएनए से आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए, आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड क्या है भाई? यहाँ पर जो है डीएनए की जो हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं उनमें नाइट्रोजनस क्षार के जो अनुक्रम होते हैं
तो उन्हीं क्षारकों के जो 3 का जोड़ा होता है या 3 का ट्रिपलेट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, आनुवंशिक कोड बोलते हैं। इनमें क्या होता है, आगे बनने वाले जो हमारे अमीनो अम्ल हैं जो आगे चलकर जुड़कर एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे, उन अमीनो अम्ल के लिए कोड होते हैं, कूट होते हैं। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, यही आनुवंशिक कोड बनाता है। यौगिक श्रृंखला का वह भाग जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचनाएं कोडित होती हैं एक सिस्ट्रॉन कहलाता है। भाई डीएनए का वो खंड या वह भाग जिसमें आपके किसी भी प्रोटीन के या किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचनाएं कोडित होंगी वह सिस्ट्रॉन कहलाएगा। और एक सिस्ट्रॉन में बहुत सारे कोडोन्स होते हैं तथा एक कोडोन 3 नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बनता है। प्रत्येक कोडोन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल की स्थिति को निर्धारित करता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अर्थात अमीनो अम्ल का अनुक्रम जो होगा वो कोडोन्स के अनुक्रम के अनुरूप होता है। डीएनए का कार्य क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन अनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। गुणसूत्र, डीएनए गुणसूत्र पर पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए के समान वितरण हेतु आवश्यक है। द्विगुणन रेप्लिकेशन में तो डीएनए में द्विगुणन की विशेष क्षमता होती है जिससे अनुवांशिक सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है। पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन, अर्धसूत्रण के दौरान जो है पुनर्योजन होता है जो हम देख चुके हैं। उत्परिवर्तन, इसमें अपने आप में चेंज लाने की या हम बोल सकते हैं परिवर्तन की भी यहाँ पर क्षमता होती है। कोशिकीय उपापचय, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो पूरा इसी से चलता है, नियंत्रित करता है। विभेदन, डिफरेंशिएशन, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, जहां पर डीएनए अनुलेखन द्वारा आरएनए बनाया जाता है। विकास, डेवलपमेंट में जीवों के विकास को नियंत्रित करता है। डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कार्य करता है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं बहुत सारे हमारे जो हम बोलते हैं ये विशिष्ट होता है, हर प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट होता है और इसी से हम पता लगा सकते हैं कि भाई जैसे बहुत सारे हमारे केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस, उनका पता लगाया जा सकता है, उनको सॉल्व किया जा सकता है। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा द्वारा अनुवांशिक विकारों का उपचार किया जा सकता है। डीएनए की पैकेजिंग या पराकुंडलन। अब अगर हम अपने कोशिका की जो है आकार देखें तो वो बहुत छोटी होती है कोशिका, 10 से 20 माइक्रोमीटर की, और उसके बाद में उसका केंद्रक देखें तो वो और भी छोटा। और हमारा डीएनए होता है, अगर हम मानव डीएनए की बात करें तो उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होता है। तो उसको हमें पैक करना है एक केंद्र के अंदर और इसीलिए उस पैकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग से विशिष्ट कार्य करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो लंबाई जो होती है, अगर हम बात करें गुणसूत्रों की, तो 1.5 से लेकर 8.4 सेंटीमीटर होती है, जबकि स्वयं केंद्र का व्यास लगभग 4 से 10 माइक्रोन ही होता है। अतः स्पष्ट है कि केंद्र के अंदर डीएनए अत्यधिक कुंडलित एवं संघनित होकर त्रिविम आकृति में पाया जाता होगा या पैक रहता होगा। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग देखें तो यहाँ पर जो है अगर हम पूर्व केंद्र की कोशिकाओं की बात करें तो वहां पर केंद्र का अभाव होता है और आरएनए व नॉन हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन जैसे पॉलीअमीन्स की सहायता से पराकुंडलित या फिर सुपरकॉइल अवस्था में रहता है और इसे न्यूक्लियोइड या फिर प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। सुकेंद्र की कोशिका की बात करें तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से, मदद से जो है यहाँ पर पैकेजिंग किया जाता है कि पैकेजिंग लाइसिन व आर्जिनिन युक्त क्षारीय प्रोटीन जिन्हें हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है उनकी मदद से होता है। ब्रैडबरी ने सन 1981 में न्यूक्लियोसोम की संरचना का वर्णन किया था। भाई यहाँ पर जो है देखिए ये सभी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो आपके डीएनए की पैकेजिंग में काम करेंगे। H1, H2A, H2B, H3 व H4। तो यहाँ पर जो आपका ये चारों जो हैं, ये चारों हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एक ऑक्टामर बनाएंगे, मतलब 8 यूनिट या हम बोल सकते हैं हिस्टोन अष्टक बनाएंगे। अष्ट मतलब इनकी 2-2 कॉपीज होंगी, इंटू 2 कर दीजिए तो 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर जो है हर एक की 2-2 प्रतिलिपि होगी। तो इस तरीके से 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक हिस्टोन अष्टक बनाएंगे जिसे हम न्यूक्लिय, न्यू बॉडी या न्यूक्लियोसोम का कोर भी बोल सकते हैं। और फिर आपका डीएनए उस पर लपेटा जाएगा और उस तरीके से 166 क्षार युग्म तक, लगभग इतना लंबा डीएनए आप एक हिस्टोन अष्टक के ऊपर लपेटेंगे और फिर उसके बाद में उसे पैक कर देंगे। किसके द्वारा? इस H1 हिस्टोन के द्वारा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए ये पैकेजिंग चल रही है। तो ये जो बॉल बना है ये हमारे किसके द्वारा बना है? 8 हिस्टोन प्रोटीन से बना है। हर एक की 2-2 प्रतिलिपि है। H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। देखिए 8 ने मिलकर बॉल बनाया। फिर इसके ऊपर हमने लगभग 166 साल तक का लंबा डीएनए जो है वो लपेटा है और उसके बाद में उसे H1 से वहां पर पैक कर दिया, चिपका दिया ताकि वो खुले ना। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाएगा? हमारा न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। 11 नैनोमीटर इसकी लंबाई है और 5.5 नैनोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मणिकाबद्ध वीडेड स्ट्रिंग संरचना के रूप में दिखाई देता है। कुछ ऐसा अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे जैसे मोतियों की माला नहीं होती है वैसा कुछ दिखेगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपके न्यूक्लियोसोम होंगे और बीच में
आपको लिंकर डीएनए मिलेगा। ये जो बीच में छूटा हुआ डीएनए है ना, ये आपको लिंकर डीएनए के रूप में मिलेगा। और फिर अब ये जो क्या होते हैं कि मणिकाबद्ध श्रृंखला कुंडलित होकर सोलेनॉइड बनाती हैं, जिसमें प्रत्येक घुमाव में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। इसकी मोटाई 10 नैनोमीटर होती है। संघनित व कुंडलित होकर 30 नैनोमीटर मोटाई का हो जाता है और सोलेनॉइड और कुंडलित होकर 300 नैनोमीटर के क्रोमेटिन तंतु बनाता है और ये और कुंडलन द्वारा जो है 700 नैनोमीटर का क्रोमेटिड बनाता है। क्रोमेटिन नॉन हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन्स पर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्रोमेटिन 2 प्रकार के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन जो हमारा निष्क्रिय क्रोमेटिन होता है और यूक्रोमेटिन जो हमारा सक्रिय क्रोमेटिन होता है, जो हमारा भाग लेता है अनुलेखन में। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो कम मात्रा में उपस्थित रहता है इसमें डीएनए, और इसमें ज्यादा मात्रा में यह अभिरंजिकों में यह भाग गहरा रंगता है और यह हल्का रंगता है, यह रंग का दिखाई नहीं देता है। गुणसूत्र का संघनित भाग है जो केंद्र के चारों ओर रहता है, ये असंघनित या फैला हुआ भाग है। ये जो है संघनित भाग है और हेट्रोक्रोमेटिन भाग में डीएनए का द्विगुणन देर से होता है, यहाँ पर शीघ्रता से होता है। अनुलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय है हेट्रोक्रोमेटिन, जबकि ये सक्रिय भाग माना जाता है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल मतलब आरएनए। आरएनए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 2 बातों में डीएनए से भिन्न होता है। पहला, इसमें उपस्थित राइबोज शर्करा होती है। दूसरी बात, इसमें थाइमीन की जगह नाइट्रोजन क्षारक यूरेसिल आ जाता है। और ये अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है सामान्यतः, लेकिन कुछ विषाणुओं में जो है ये आपको मिलेगा अपवाद के रूप में, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। डबल हेलिकल जैसे रियो विषाणु हो गया, रियो वायरस जिसे हम बोलते हैं, उनमें आपको आरएनए मिलेगा अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। अनुवांशिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए अधिकांश पादप विषाणुओं तथा जीवाणु भोजियों में आपको अनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही मिलेगा। अनुवांशिक आरएनए जो है नॉन जेनेटिक आरएनए, तो वो समस्त सुकेंद्रकीय तथा पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में अनुवांशिकी का नियंत्रण डीएनए के द्वारा किया जाता है और आरएनए इस प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। संदेशवाहक आरएनए की अगर हम बात करें तो ये संदेशवाहक का काम करता है। जब हमारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है अनुवादन के समय पर, तब ये जो है हमारा संदेशवाहक है जो हमारे अमीनो अम्ल के जो कूट होते हैं उनको उठा उठा के लाने का काम करता है और इसीलिए इसका नाम संदेशवाहक आरएनए जैकब और मोनैड द्वारा किया गया। और इसकी संरचना में 3 भाग पाए जाते हैं। कैप होता है, अकूटित खंड होता है, प्रारंभन कूट, कूटित खंड, समापतन कूट, अकूटित खंड 2, बहु ए खंड। और इसकी संरचना निम्न प्रकार से दर्शाई जा सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एमआरएनए का ये एक संरचना है एमआरएनए की, और यहाँ आप देख सकते हैं ये कैप है जो 5' एंड पे रहती है और ये बहु ए खंड वाला जो 200 से 250 तक के ए वाली जो पूंछ होती है ये 3' एंड पे आपको मिलेगी। आरंभन कूट है जहां से आरंभ होगा अनुवादन, और ये समाप्तन कूट है जहां समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में ये कूटित खंड है जहां से हमारा प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरीके से आरंभन कूट अलग जगह पर होंगे। मोनोसिस्टोनिक, अब इनमें केवल एक आरंभन स्थल होता है तथा एक जीन से एक ही एमआरएनए का निर्माण होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्टोनिक। ये आपको पूर्व केंद्रकीय जीवों में मिलेंगे। पॉलीसिस्टोनिक, इसके अंतर्गत एक एमआरएनए अणु कई जीन्स के द्वारा निर्मित होता है। पूर्व केंद्रकीय जीवों में स्थित एमआरएनए अत्यधिक अस्थायी होता है जबकि सुकेंद्रकीय में स्थायी होता है। राइबोसोमल आरएनए जो हमारे राइबोसोम के निर्माण में लगते हैं, यह कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग 80% भाग होता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और इस आरएनए की संरचना हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। ये कुंडलित खंड है जितने भी आपको दिख रहे हैं, और ये हमारा फैला हुआ या लंबा खंड है। उच्च अणुभार, हाई मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार 1 मिलियन से अधिक होता है इनका, जैसे कि S29 हमारा हो गया आरआरएनए। उसके बाद में मध्यम अणुभार वाले भी कुछ होते हैं, जैसे अणुभार जिनका 1 मिलियन से कम होगा, जैसे कि हम बात कर सकते हैं 18S आरआरएनए। निम्न अणुभार वाले जिनका 40,000 से कम का अणुभार होगा, जैसे कि हमारा आरआरएनए। स्थानांतरण आरएनए जिसे हम टीआरएनए भी बोलते हैं, टीआरएनए हम इससे बोलते हैं, इस तरीके से हम इससे लिख सकते हैं। तो ये जो है 10 से 20% होता है कुल कोशिकीय आरएनए का भाग, और ये यहाँ पर सहायता करता है कि भाई ये मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के अणुओं को पकड़कर राइबोसोम पर लाना है तथा संदेशवाहक आरएनए अणुओं की सहायता से इन्हें जोड़कर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। और इनका जो अवसादन गुणांक होता है वो 3.8S होता है। इनकी संरचनाओं में 73 से 93 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं लगभग। तो इस तरीके की संरचना होती है और यहाँ अमीनो अम्ल जुड़ा रहता है जिसको ये उठा उठा के लाते हैं। हर अमीनो अम्ल का खुद का अपना टीआरएनए होगा जिसे वो उठाकर लाएगा, और कहाँ लाएगा, जहां अनुवादन चल रहा है।
इसको क्लोवर लीफ मॉडल या क्लोवर पत्ती प्रतिरूप भी कहा गया। और यहाँ पर जो है कुछ स्तंभ होते हैं, जैसे संग्राहक स्तंभ, एक्सेप्टर स्टेम, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो एक्सेप्टर स्टेम जो होती है वो हमारी यहाँ पर, इस भुजा को अमीनो अम्ल भुजा भी कहते हैं। इस भुजा के सिरे पर लूप नहीं होता है, बल्कि द्विकुंडलिनी का एक सिरे सूत्र 5' सिरे वाला तथा दूसरा 3' सिरे वाला होता है। तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा साइटोसिन एडेनाइन वाला। तो यहाँ हम देख सकते हैं, तो इसे अमीनो अम्ल बंधन स्थल भी बोल सकते हैं और संग्राहक स्तंभ भी बोल सकते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डी भुजा और एंटीकोडोन भुजा, ये हमारी एंटीकोडोन भुजा हो गई, ये हमारी डी भुजा हो गई और ये हमारी टी साइज सी भुजा हो। चलिए, टीआरएनए के कार्य, अणुओं में अमीनो अम्ल व एमआरएनए के प्रकूट दोनों को पहचानने की व्यवस्था होती है कि भाई अब एमआरएनए पे कौन सा कूट है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अमीनो अम्ल लाएगा। प्रोटीन निर्माण में अमीनो अम्ल के उपयोजकों एवं समंजकों का कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्लों को स्वयं से जोड़कर इसे बहुलीकरण के लिए राइबोसोम से जुड़े एमआरएनए के अणु पर पहुंचकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से टीआरएनए जो है कार्य करते हैं। आरएनए के अन्य प्रकार अगर हम बात करें तो जीनोमिक आरएनए होता है, कुछ विषाणुओं में पाया जाता है, जो उनका आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, जैसे राइबो विषाणु, राइबो वायरस जिसे हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ हमारे जो आरएनए होते हैं वो उत्प्रेरक आरएनए का भी कार्य करते हैं और इसीलिए उन्हें उत्प्रेरक आरएनए भी बोला जाता है, या उन्हें हम राइबोजाइम भी बोल सकते हैं। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपयुक्तता में डीएनए बनाम आरएनए, तो आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की राइबोस श्रृंखला में 2 कार्बन पे OH समूह उपस्थित होता है, जबकि हमारे डीएनए में नहीं होता है, और इसीलिए जो है क्रियाशील समूह है, तो आरएनए की क्रियाशील व अस्थिर से बना देता है आरएनए को। आरएनए एंजाइम के रूप में कार्य करता है और इसीलिए अत्यधिक क्रियाशील व अस्थायी माना गया है। आरएनए में उपस्थित यूरेसिल डीएनए के थाइमीन की तुलना में कम स्थिर होता है। अस्थिर होने के कारण आरएनए में उत्परिवर्तन जो होते हैं वो तीव्रता से होते हैं, और डीएनए में उत्परिवर्तन होते हैं पर बहुत कम होते हैं। और इसीलिए हमने क्या किया है कि भाई हमारे जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा। यहाँ पर कुछ हम देख सकते हैं अंतर है डीएनए आरएनए में। तो यहाँ पर डीएनए जो है वो केंद्रक व कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि आपका आरएनए जो है वो केंद्रक में बहुत कम आरएनए पाया जाता है। इसकी अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव्य में होती है। ये अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ है, ये सिर्फ कुछ विषाणुओं में है। डीएनए पर मिलियंस न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, यहाँ पर 70 से 12,000 लगभग। कुछ वायरसों को छोड़कर ये प्राय द्विरज्जुकीय होता है, जबकि आपका ये कुछ विषाणुओं को छोड़कर बाकी प्राय जो है ये एक रज्जुकीय ही होता है। डीएनए केवल 2 प्रकार का होता है और ये आपका 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इसमें डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला होती है, इसमें राइबोस, इसमें थाइमीन पाया जाता है, इसमें यूरेसिल। इसमें द्विगुणन द्वारा नए डीएनए अणु बनते हैं, ये स्वतः द्विगुणित नहीं हो सकता है। द्विगुणन हेतु प्राइमर की आवश्यकता होती है, यहाँ पर प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है। अणु पहले से उपस्थित अणुओं द्वारा बनते हैं और ये अणु निर्माण डीएनए के जीन्स पर लिप्यकरण द्वारा बनते हैं। कोशिका में इसकी मात्रा निश्चित होती है, जबकि इसकी मात्रा जो है भिन्न भिन्न होती है। प्यूरिन, पिरामिडिन समान संख्या में पाए जाते हैं, यहाँ पर समान संख्या में नहीं होते हैं। तो ये था आज का हमारा अध्याय, जिसे अब हम पूरा कर चुके हैं और नेक्स्ट अध्याय में अब हम इसके आगे के अनुलेखन और अनुवादन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू।